वेलकम टू जूरिस क्रैक। जूरिस क्रैक में सीपीसी वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका वार्म वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है रिटर्न ऑफ प्लेंट। प्लेंट हम लोग ने पहले क्लास में देख लिया कि प्लेंट होता क्या है। बेसिकली प्लेंट क्या होता है कि स्टेटमेंट ऑफ क्लेम होता है और इसके प्रेजेंटेशन के साथ ही आपका सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है। और ये भी हमने देखा था ऑर्डर 7 रूल 1 में कि वो एक बेसिकली उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एसेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि कोर्ट नेम, प्लेंटिफ का नेम, डिस्क्रिप्शन एड्रेस, डिफेंडेंट का नेम, डिस्क्रिप्शन एड्रेस, वेदर एनी ऑफ देम माइनर या अनसाउंड माइंड, कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है इसको दिखाना पड़ेगा प्लेंटिफ को, क्या रिलीफ है, और साथ में वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर फॉर द पर्पस ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड कोर्ट फेस। इसके लिए हमने एक केस स्टडी लिया था ऑक्सफोर्ड प्रेस का, अगर आपको याद होगा, ऑक्सफोर्ड पब्लिशर का वर्सेस ड्यू का जो एक केस हुआ था रामेश फ्री फोटो के, उसके प्लेंट को हमने पढ़ा था, समझा था। इस पूरे के बाद आज हमारा टॉपिक है रिटर्न ऑफ प्लेंट, जो ऑर्डर 7 में रूल 10, 10A और 10B में आता है। द प्रोविजन रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ प्लेंट आर प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 10, 10A, 10B। कहाँ पे आता है? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं। रिटर्न ऑफ प्लेंट कहाँ मेंशन है? रूल 10 में, ऑर्डर 7 के रूल 10 में। द कोर्ट इन विच अ प्लेंट इज प्रेजेंटेड में एक्सेप्ट द प्लेंट। तीन ऑप्शन कोर्ट के पास होता है। एक्सेप्ट कर सकता है प्लेंट को, रिजेक्ट कर सकता है जैसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इट में रिटर्न द प्लेंट जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। तीन ऑप्शन हो सकता है, या तो एक्सेप्टेंस हो सकता है, या तो रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट होता है, या तो रिटर्न को प्लेंट किया जा सकता है, को वापस किया जाएगा। किसको? प्लेंट कौन डालता है? प्लेंटिफ को। It is a first duty of the court before which a suit is instituted to properly examine the plaint। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट और फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द कोर्ट क्या होता है? जैसे ही प्लेंटिफ ने प्लेंट कोर्ट में प्रेजेंट किया, उसको एग्जामिन करना। किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर इट शुड बी रिटर्न और रिजेक्टेड। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ रिजेक्शन एट इज मैंडेट, इट इज responsibility of the court to take into consideration other materials too। Order 7 Rule 11 CPC narrate cases where the plaint should be rejected। इसलिए उससे एग्जामिन किया जाएगा उस प्लेंट को, क्या उसे रिजेक्ट किया जाना चाहिए, क्या उसे रिटर्न किया जाना चाहिए, क्या उसे एक्सेप्ट। इस पर्पस को सबसे पहले सॉल्व करना का कोशिश किया जाता है। ऑर्डर 7 रूल 10 ऑफ सीपीसी इज मैंडेटरी nature because the court has no option but to return the plaint if it is not filled before the proper forum। अगर proper forum या proper court में वो उसने फाइल नहीं किया है प्लेंटिफ ने, तो उस कोर्ट के पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है, बस उसे उसे रिटर्न कर देना। विच लैक जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द सूट। अगर उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, इस तरह से भी सकते हैं जैसे बिहार और हमने आंध्र प्रदेश का देखा था कि बिहार में एक सिविल कोर्ट, सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पास 1.5 लाख तक के पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, मतलब 1.5 लाख रुपए तक का केस एक जूनियर डिवीज़न का सिविल जज सुन सकता है। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में ये केस कितना था? सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पास 3 लाख रुपए तक का। अगर मान लो कोई प्लेंट उसी के कोर्ट में 3,10,000 आंध्र प्रदेश में आ जाता है, तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। उसे ये करना होता है कि उसे प्रॉपर फोरम में भेजने के लिए उस प्लेंटिव को वापस कर देना है, रिटर्न कर देना है। उसी प्रकार अगर बिहार में कोई जूनियर डिवीजन का सिविल जज है, उसके कोर्ट में 1,60,000 रुपीज़ का वैल्यूएशन का सूट आ जाता है, जिसमें सूट की वैल्यूएशन 1,60,000 रुपीज़ दी गई है, तो देन क्या करना पड़ता है उस कोर्ट को प्लेंटिफ को वो सूट रिटर्न करना पड़ता है। उस पर वो आगे ट्राई हर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि जुरिस्डिक्शन का मतलब ही होता है पावर टू हियर एंड देन डिटरमाइन। तो पहले बात तो आपको पावर ही नहीं हर करने का, तो डिटरमाइन कहाँ से कीजिएगा? द जुरिस्डिक्शन में बी ऑफ टेरिटोरियल पिक्यूनरी सब्जेक्ट मैटर। सेम बात जैसे हमने पिक्यूनरी की बात की। अब कोई कोर्ट जो कि मुंबई की है, वो उसकी जुरिस्डिक्शन कोई बॉम्बे में है, अब औरंगाबाद में जाके आप अगर केस कीजिएगा महाराष्ट्र के, तो क्या उसमें टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है? आपका कॉज ऑफ एक्शन यही है, आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी मुंबई के कोर्ट के पास है, सारा जुरिस्डिक्शन मुंबई कोर्ट के पास है, आप जाके औरंगाबाद फाइल कर रहे हैं। तो नहीं, ना तो आपको टेरिटोरियल, सबसे पहले तो देखना होगा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, या पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, देन सब्जेक्ट मैटर। अब कोई कोर्ट जो फैमिली मैटर की कोर्ट है, उसमें आप इंसॉल्वेंसी का मैटर लेके जाते हैं, लैंड ट्रिब्यूनल में आप टैक्स का मामला लगे जाते हैं, तो सब्जेक्ट मैटर का अलग, उसका सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट है उस कोर्ट से, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो अगर कहीं से भी लैक है जुरिस्डिक्शन, चाहे वो टेरिटोरियल हो, पिक्यूनरी हो, सब्जेक्ट मैटर हो, उस कोर्ट को क्या करना है? उसके पास आए हुए प्लेंटिफ को वापस कर देना, रिटर्न कर देना। किसको? प्लेंट को वापस कर देना प्लेंटिफ को। द क्वेश्चन ऑफ रिटर्न ऑफ प्लेंट विल अराइज ओनली इफ द कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन। और रिटर्न का सवाल तभी उठेगा जब देयर इज नो जुरिस्डिक्शन, है ना, नो jurisdiction।
एंड द कोर्ट इन विच द प्लेंट इज फाइल्ड इज ऑफ ओपिनियन दैट द सूट शुड हैव बीन फिल्ड इन अनदर कोर्ट। और उस कोर्ट का जिसमें आपने फाइल किया, जिस तरह से मान लीजिए आपने फैमिली मैटर वाले कोर्ट में जाके आपने लैंड का मामला डाला है, तो फैमिली कोर्ट की होना ओपिनियन ये चाहिए कि आप इसे लैंड ट्रिब्यूनल में जाके सबमिट कीजिए, वो आपके लिए राइट फोरम है। द स्कोप ऑफ रूल 10 इज कन्फाइंड टू जुरिस्डिक्शनल डिफेट। आप इसके स्कोप को यहाँ पे देखिए, रूल ऑर्डर 7 रूल 10 का जो पूरा का पूरा एक्सटेंट है वो किससे डील करता है, जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट से। अगर कहीं भी जुरिस्डिक्शन लैक हो रहा है तो कोर्ट के पास बस एक ऑप्शन है, रिटर्न कर देने का प्लेंट को। An improperly instituted suit has to be returned to the plaintiff to be filed before the appropriate court having jurisdiction. Stages at which the plaint may be, किस स्टेज पे प्लेंटिफ के द्वारा दिया गया प्लेंट को रिटर्न किया जा सकता है। द प्लेंट शैल बी रिटर्न एज सुन एज द फैक्ट ऑफ इट्स बीइंग प्लेस्ड बिफोर द रॉन्ग फोरम कम टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट। जैसे ही ये पता चले कि रॉन्ग फोरम में ये प्लेंट आ चुका है, उसी समय इस प्लेंट को वापस कर देना चाहिए। द टर्म एट एनी स्टेज इंक्लूड द अपील स्टेज। यहां तक कि अगर अपील स्टेज में ये पता चले कि ये प्लेंट ये इस जगह पे लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, तो उसे वापस करना होगा। याद होगा हमने फाउंडेशन केस जब क्लासेस में जुरिस्डिक्शन हम देख रहे थे तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस आया था, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान का। उस केस में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, सिंपल सा बात बोले, अगर किसी कोर्ट के पास लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है तो उसके द्वारा दिया गया जजमेंट का वैल्यू क्या होता है, नल एंड वॉइड एंड व्हेन एवर एंड वेयर एवर वी कैन सेट अप दिस। मतलब अगर वो कोलैटरल हो, स्क्यूशन प्रोसीडिंग हो, चाहे अपील स्टेज हो, किसी से मतलब नहीं है, वो जो जजमेंट कहीं भी मैटर नहीं करता है, उसका वैल्यू मतलब अगर पार्टी का कंसेंट भी दे दे, दोनों पार्टीज आके कंसेंट भी दे दे कि हम जुरिस्डिक्शन देने तैयार हैं, स्टिल वो डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता है। तो याद रखिएगा, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है नल एंड वाइड। However, every effort should be made to determine the jurisdiction of the court as soon as the plaint is filed. सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लेंट को इंपॉर्टेंट है या एफर्ट लगाना चाहिए कि जैसे ही प्लेंट फाइल हुआ उसको एग्जामिन कर लेना चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्या, जुरिस्डिक्शन। अगर जुरिस्डिक्शन नहीं है तो उसी दौरान रिटर्न कर देना चाहिए। ये पहला एफर्ट करना चाहिए कोर्ट के द्वारा। अब 10(2) रूल 10(2) में क्या बताया जाए, द जज रिटर्निंग द प्लेंट शुड मेक इंडोर्समेंट ऑन द प्लेंट रिगार्डिंग द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सूट, द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ द सूट, जिस डेट में प्रेजेंट किया गया था, बाद में जिस डेट में रिजल्ट किया गया, द नेम ऑफ द पार्टीज हु प्रेजेंटेड द सूट, द रीजन ऑफ सो रिटर्निंग इन ब्रीफ। उससे रिटर्न करते वक्त रीजन देखते हुए रिटर्न कर देना है। अब आइए 10A, दिस रूल सेज दैट इज द कोर्ट फॉर्म्ड एन ओपिनियन दैट द प्लेंट शुड बी रिटर्न। जब कोर्ट ने एक बार ओपिनियन फॉर्म कर लिया है कि आपके प्लेंट को रिटर्न करना है एंड द डिफेंडेंट हैज ऑलरेडी अपीयर्ड, लेकिन डिफेंडेंट ऑलरेडी अपीयर कर चुका, द डिसीजन टू रिटर्न शैल बी इंटीमेटेड टू द प्लेंटिफ। द प्लेंटिफ हैज अ राइट टू मेक एन एप्लीकेशन court specifying in a new court in which he proposes to present the plaint after it is returned। 10A में 1936 अमेंडमेंट के बाद क्या है कि प्लेंटिफ एक एप्लीकेशन दे सकता है उस रॉन्ग फोरम के कोर्ट में जहां से उसको रिटर्न किया जा रहा है राइट फोरम में, कि सर वहां पे आप किस राइट फोरम में जाए आप ही बता दीजिए। ही मे आल्सो रिक्वेस्ट बाय एप्लीकेशन द कोर्ट मे फिक्स अ डेट फॉर द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज इन द सेट कोर्ट। और साथ ही साथ उसी कोर्ट के द्वारा बताया जा सकता है कि आप फिक्स कर दीजिए डेट अपीयरेंस का इन द सेट कोर्ट एंड द नोटिस ऑफ द डेट सो फिक्स में बी गिवन टू हिम एंड टू द डिफेंडेंट। The court shall fix a date for appearance of parties in the proposed court and give notice। और कोर्ट अगर ऐसा चाहता है तो वो एक डेट दे देगा किस कोर्ट में, प्रपोज कोर्ट में। अब रूल 10B, this rule has been added to rule 10 with a view to empowering the court hearing an appeal against the order of return of plaint। अगर किसी ने इसमें अपील किया ऑर्डर ऑफ रिटर्न में, हैड टू डायरेक्ट इंस्टीड ऑफ प्लेंट बीइंग रिटर्न, उसे डायरेक्ट कर दे रिटर्न की जगह पे, द सूट में बी ट्रांसफर द कोर्ट इन विच इट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। अब इसका बहुत सिंपल से मीनिंग अगर समझ लीजिए 10B क्या कह रहा है। 10B सिंपल सेइंग, अगर एक तो नॉर्मली है कि आपने रॉन्ग फोरम में दिया, यहाँ से रिटर्न कर दिया गया प्लेंटिफ को, आप जाओ प्लेंट को अपने राइट फोरम में दे दो। इन केस आप अपील सुन रहा है कोर्ट रॉन्ग फोरम, तो ये ट्रांसफर यहाँ से केस लेके सीधा यहाँ पे केस को ट्रांसफर कर सकता है। ये पावर दिया गया रूल 10(B) में। फर्दर द प्रोविजन फॉर ऑब्विएटिंग द नेसेसरी फॉर सर्विंग सम मंथ्स टू द डिफेंडेंट वेयर द रिटर्न ऑफ प्लेंट हैज वाज मेड
after the appearance of defendant in the suit have also been included in this rule. अब आइए effect of limitation period. Filing of suit in the court having no jurisdiction does not stop the computation of time limitation. Does not, ठीक है, लिमिटेशन पीरियड को रोकता नहीं है, वो टाइम कंप्यूट होता है। अगर मान लीजिए डिक्री से अपील तक के स्टेज के लिए आपको 3 इयर्स दिया गया है और आप अपील करने में आपने वहाँ पे फाइल किया है सूट, ये कंप्यूटेशन जारी रहेगा। एंड द सूट कैन बी बर्ड इफ द टाइम अलॉट फॉर फाइलिंग द सूट हैज़ बीन इलैप्स ड्यू टू द इनिटेशन ऑफ प्रोसीडिंग इन रॉन्ग फोरम। अगर आपने दूसरे रॉन्ग फोरम में कर दिया है, मान लीजिए आप सेल डीड पे आपको करना था, इसके चैलेंज करना था, समय था चैलेंज 3 इयर्स का, आपने रॉन्ग फोरम में अपना 3 साल गंवा दिया, अब आप राइट फोरम में जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसे लिमिटेशन एक्ट में बार्ड किया जा सकता है, बट कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ड्यूरिंग ही प्रोसिक्यूटेड द केस before the court having no jurisdiction in view of the provision of section 14 of the limitation act। लेकिन section 14 यहाँ पे सेविंग क्लॉज है, आपको बचाता है section 14 लिमिटेशन एक्ट का। अगर जितना समय आपने उस केस को रॉन्ग फोरम में प्रोसिक्यूट किया है उतना माइनस करवा देगा, रॉन्ग फोरम में अगर आप तक समय किया है। Consequence of non-compliance, where the court having no jurisdiction give its verdict, its decision is quorum non and it's not binding। इस सिंपल सी बात है, याद रखिएगा। इस केस में किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान का केस मैंने बताया था, वन ऑफ द 20 केसेस अगर सिविल सीपीसी के टॉप इंपॉर्टेंट है जॉर्ज वर्गीज, उसी तरह से किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान का केस भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपसे पूछा जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट हम जानते हैं रिटर्न ऑन प्लेंट के टॉपिक पे। इन द केस ऑफ RSDV Finance Company Private Limited versus Shri Vallabh Glass Work AIR 1993, the Honorable Apex Court held that when the court has come to the conclusion, कोर्ट इस कंक्लूजन में पहुंच चुका है that it does not have jurisdiction to try the suit, कि हमें इस jurisdiction नहीं है इस सूट को ट्राई करने का। The only course to be adopted in such circumstances was to return the plaintiff for the representation before the proper court and not to dismiss the suit। जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर जिस समय कोर्ट को ये लग जाए कि वी आर लैकिंग इन द जुरिस्डिक्शन, हमें इस पास ये पावर, ये अथॉरिटी कन्फर नहीं किया गया है कि इस सूट को सुन सकें, जब आप यू हैव नॉट द पावर टू हियर, यू कैन नॉट डिटरमाइन द सूट, तो उसे सिंपली आपको क्या करना है, रिटर्न कर देना है, प्लेंटिफ को ले लो और आप चले जाओ राइट फोरम में। सेम इन द केस ऑफ ONGC लिमिटेड वर्सेस मॉडर्न कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी 2014, द लॉ इन द इशू कैन बी समराइज्ड to the effect that if the court where the suit is instituted is of view that it has no jurisdiction, अगर उस कोर्ट का व्यू है कि उसके पास कोई jurisdiction नहीं है, तो क्या करना है, the plaint is to be returned, उसके प्लेंट को रिटर्न कर देना है, क्योंकि अगर जुरिस्डिक्शन के बिना वो जजमेंट देगा तो वो जजमेंट होगा कोरम नो जोडाइस, नो वैल्यू, नो नथिंग, जीरो। ये बात कोर्ट को मालूम है, तो उसका टाइम खराब करने से अच्छा कि उसे रिटर्न कर दिया जाए वहीं से, in view of the provisions of Order 7 Rule 10 of CPC। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन वर्सेस ONGC में कोर्ट ने साफ तौर पर यही कहा, and the plaintiff can present it before the court having competent jurisdiction in such a factual matrix, the plaintiff is entitled to exclude the period during which he prosecuted the case before the court having no jurisdiction in view of the provision of section 14 of the limitation act। जो हमने पढ़ा कि वो जो पीरियड होगा जब तक उसने रॉन्ग फोरम में जब तक वो रहा, वो पीरियड को एक्सक्लूड किया जा सकता है। एंड ऑल्सो में सिक एडजस्टमेंट ऑफ कोर्ट फी पेड इन द कोर्ट। मान लीजिए उस कोर्ट में 60,000 रुपये का कोर्ट फी लगा था, तो आप एडजस्टमेंट मांग सकते हैं कि वहाँ सर रॉन्ग फोरम में हमने इतना दे चुके हैं, तो आप एडजस्टमेंट यहाँ कर दीजिए। However, after presentation before the court of competent jurisdiction, the plaint is to be considered as a fresh plaint and the trial is to be conducted de novo। मतलब सब कुछ फ्रेशली चलेगा। जैसे ही आपने राइट फोरम में गए तो पुराना जितना भी रिकॉर्ड है उसका स्क्रैप, वो खत्म हो जाता है, और आपका जब फोरम राइट फोरम में आप पहुंचते हो तो आपका एक फ्रेश प्लेंट होता है, और पूरे का पूरा जो ट्रायल होता है वो डी नोवो, मतलब सब कुछ नए ढंग से चलाया जाता है। इफ इट कंक्लूडेड बिफोर द कोर्ट हैविंग नो कॉम्पिटेंस टू ट्राई द सेम। अब आइए सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑर्डर 7 Rule 10A पे, आंसरिंग अ रेफरेंस MS Excel Carriers versus Frankfin Aviation 2020, the three-judge bench of RF Nariman, Naveen Sinha, Indira Banerjee has held that if a plaint is returned under Order 7 Rule 10A of CPC for the presentation in the court in which it should have been instituted, the plaint is to be considered as a fresh plaint and the trial is to be conducted de novo। सेम सी बात है, जब भी प्लेंट जाएगा रॉन्ग फोरम से राइट फोरम में, प्लेंट मूव किया
आपने भेजा पहले रॉन्ग फोरम में क्योंकि आपको पता नहीं था या आपको नॉलेज नहीं था। कोर्ट ने आपको बोला कि यू विल गो अपने प्लेंट को लेके कहाँ, राइट फोरम, राइट कोर्ट, फोरम मतलब कोर्ट या ट्रिब्यूनल। और यहाँ से जो होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका जो ट्रायल होगा वो होगा फ्रेश डी नोवो। ठीक है। द कोर्ट वॉज हियरिंग द रेफरेंस बाय टू जज बेंच opening a perceived conflict between the two division bench decision जोगिंदर तल्ली वर्सेस एसएल भाटिया एंड ओएनजीसी वर्सेस मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं क्योंकि रिटर्न ऑफ द प्लेंट बहुत आसान चीज़ है, हमने एक्सेप्टेंस पढ़ लिया, रिटर्न पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 7 रूल 11 दैट इज द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।